तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम आयुष जैन है। हम लोग ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12 की मैं एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। वॉल्यूम 1 पहले एक्सप्लेन करूँगा, देन वॉल्यूम 2 एक्सप्लेन करूँगा, देन उसके बाद वॉल्यूम 3 एक्सप्लेन करूँगा। 3 वॉल्यूम्स आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। मैं जो बुक फॉलो करूँगा वो टी.एस. ग्रिवाल फॉलो करूँगा। टी.एस. ग्रिवाल रिफ्रेशर है अकाउंट्स क्लास 12 सीबीएसई के लिए, मैं वो बुक फॉलो करने वाला हूँ। हालांकि जो हम चैप्टर्स करेंगे ये सीजी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स हर जगह अप्लाई, हर एक स्टेट बोर्ड्स में अप्लाई होते हैं। अकाउंट्स हम पढ़ रहे हैं, तो अकाउंट्स में बेसिकली क्या क्या चैप्टर्स हैं वॉल्यूम 1 में हमारे जो हम कवर अप करेंगे। देखिए वॉल्यूम 1 जो हमको सिखाएगा ना वो पार्टनरशिप अकाउंटिंग के बारे में सिखाएगा। वॉल्यूम 2 हमको सिखाएगा कंपनीज अकाउंटिंग के बारे में, एंड वॉल्यूम 3 हमको सिखाएगा किस तरीके से हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, जिसमें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज, ये सारी चीज़ें सीखेंगे उसके अंदर में। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे वॉल्यूम 1 से। वॉल्यूम 1 जो कि हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग के ऊपर है, उसमें हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला चैप्टर इसमें आप पढ़ेंगे, सीबीएसई ने अभी अपडेट कर दिया है। पिछले साल तक इसमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी हुआ करता था। चैप्टर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो आपके सिलेबस में इस साल से नहीं रहेगा। दूसरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल, ये पहला चैप्टर बन जाएगा। तो पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, नाम ही है क्या, फंडामेंटल, मतलब बेसिक चीज़ों के बारे में बताया। तो हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है हमारा गुडविल नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन, किस तरीके से एक फर्म की गुडविल निकलती है। आपको पता ही होगा नेम एंड फेम, जो कंपनी का नाम होता है, पहचान होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो ये गुडविल निकालने का क्या तरीका होता है, किस तरीके से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर में ये गुडविल की वैल्यूएशन करी जाती है, इसके बारे में कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज और एडजस्टमेंट्स के बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। फिर आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलने का मतलब होता है, जैसे मान लो मैं कुछ फायदा कमाया, अब मेरी फर्म ने फायदा कमाया है 1 लाख रुपए का, और हम 2 पार्टनर्स थे। अब हम 2 पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था इक्वल 1:1। तो आधा मेरे को मिला और आधा मेरे दोस्त को मिला, तो 50,000 रुपये मुझे मिला और 50,000 मेरे पार्टनर को मिला। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता 3:2, अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता कितना, 3:2, तो क्या होता, 1 लाख रुपए का 3/5 हिस्सा मुझे मिल जाता अगर मैं ए हूं तो, और मेरे दोस्त को 1 लाख का 2/5 हिस्सा। तुम पूछ सकते हो ये 5 कहाँ से है, 3 + 2 5। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में आपने बचपन से सीखा होगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 60,000 रुपये ए को मिल जाता प्रॉफिट का, और 40,000 रुपये बी को मिल जाता। तो बस ऐसा ही कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले था कुछ, अब हो गया मान लो 1:1 न्यू में। तो कितने से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, ये हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में। फिर चैप्टर नंबर 4 आ जाएगा हमारा एडमिशन ऑफ द पार्टनर। एडमिशन ऑफ द पार्टनर में 2 पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे थे, नया पार्टनर कोई सी आ गया, उसको भी हम फर्म में क्या कर दिया, एडमिट कर दिए। तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं और एडजस्टमेंट्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे एडमिशन में। देन पहले से पार्टनर 3 थे या 4 थे, अच्छा आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, 2। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो भारत के अंदर में इसके लिए हर चीज़ के लिए एक एक्ट बना हुआ है। तो भारत के अंदर में इस चीज़ के लिए भी एक्ट बना हुआ है, जिस एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो भारत के अंदर बना हुआ एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस, उसके अंदर में लिखे हुए एक्ट को प्रोविजंस कहते हैं। तो वो प्रोविजंस में कहा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कम से कम कितने होने चाहिए, 2। अगर 1 रहते तो वो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस नहीं बन जाता, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100। पर 100 लिखने के बाद बोल दिया एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने इसको 2014 में कंपनीज मिसलेनियस रूल सेक्शन 464 के अंदर में एक्सप्लेन किया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, और इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज में कितने हो सकते हैं, 10 and 20 एज द केस में भी। ठीक है, फिर हम पार्टनरशिप के टाइप्स, फीचर्स, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम एक जनरल पार्टनरशिप के बारे में बोल रहे हैं। पार्टनरशिप फिर रजिस्टर्ड हो रही है या अनरजिस्टर्ड हो रही है, क्योंकि भारत के अंदर में कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 जरूरी है। लेकिन अगर आप कोई पान ठेला खोलते हो या कोई छोटी सी दुकान खोलते हो, चाय की दुकान खोलते हो, कुछ भी काम खोलते हो, वो बिजनेस हो गया क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो भारत के अंदर में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस को खोलने के लिए भारत
की जो सरकार है और जो यहाँ का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको परमिशन देता है कि आप चाहो तो अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करा के काम करो और ना चाहो तो अनरजिस्टर्ड होकर के भी काम कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? एक्ट के अंदर, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे आप रजिस्टर्ड करा के आप रजिस्टर्ड फर्म बन के काम कर सकते हो। अब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वही बात है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? दो पार्टनर्स के बीच का कहा हुआ बात रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ हो, क्योंकि भारत के अंदर में वर्बल फॉर्म से ज़्यादा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेफरेंस दी जाती है रिटर्न। ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड ओरल नहीं हो सकता, ओरल भी हो सकता है, पर रिटर्न ज़्यादा प्रूफ, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूफ करने में, सबूत जिसको हम बोलते हैं, वो प्रूफ करने में काम आएगा रिटर्न, लिखित में। तो प्रिफरेबल रहता है कि वो रिटर्न में हो पार्टनरशिप डीड, मतलब दो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट। इसमें क्या क्या बातें लिखी होंगी? वही कितना पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, क्या उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या। फिर ऐसे ही आपका एक चैप्टर आ जाएगा रिटायरमेंट एंड डेथ। मैं वापस आता हूँ अपने टॉपिक में, रिटायरमेंट एंड डेथ। रिटायरमेंट एंड डेथ आप लोगों को ये बताएगा, 3 पार्टनर थे तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 2 और मैक्सिमम 50। आगे बढ़ूं तो यहाँ पे रिटायरमेंट के और डेथ ऑफ द पार्टनर, ये 2 अलग अलग चैप्टर्स बना दिया। देखो रिटायरमेंट में क्या है मालूम? रिटायरमेंट में आपको बताएगा कितना पार्टनर थे पहले से, एक पार्टनर अपने कंसेंट से या कुछ पर्टिकुलर पार्टनरशिप फॉर्म थी बिजनेस की, काम कंप्लीट होने के बाद वो पार्टनर चला गया तो वो रिटायर हो रहा है। तो रिटायर होने में क्या क्या चीज़ें हमको उसको देनी पड़ेगी रिमेनिंग पार्टनर्स को। जैसे मान लो A, B, C 3 पार्टनर हैं, तो C रिटायर हो रहा है, तो A और B के पास क्या क्या रहेगा? C रिटायर, वो एक चैप्टर पढ़ेंगे। फिर एक डेथ, अचानक किसी समय किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई, आपातकालीन इमरजेंसी आ गई, तब क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होती है। एंड डिसोल्यूशन, मतलब पूरी फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। रिटायरमेंट एंड डेथ होना मतलब पार्टनर का जाना, और फर्म का डिसॉल्व होना मतलब पूरी पार्टनरशिप फर्म का खत्म होना। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि फर्म और ओनर 2 अलग अलग पर्सन होते हैं और हम किसके अकाउंटेंट हैं? फर्म के अकाउंटेंट है। और ये हमने 11वीं में पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो अभी तो पढ़ रहे हो ना। इसका मतलब क्या? द फर्म एंड द ओनर आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज इन द आइज ऑफ लॉ, नहीं, आइज ऑफ अकाउंट्स, मतलब फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग, ये जैसे मान लो मैंने आम चश्मा पहना था, अब मैंने ये चश्मा लगा लिया, किसका? अकाउंट्स का चश्मा लगा लिया। तो अकाउंटिंग के नजरिए के हिसाब से फर्म अलग है और उसका ओनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। और हम किसके अकाउंटेंट हैं? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हैं। जितनी भी जर्नल एंट्रीज तुमसे गलत होती है ना, इसी कारण से गलत होती है क्योंकि तुम ये भूल जाते हो कि हम किसके अकाउंटेंट हैं? पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटेंट हैं, ना कि पार्टनर्स के। तो हम कोई पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंटेंट नहीं है, वी आर द अकाउंटेंट ऑफ फर्म। हम किसकी बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं? फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, ना कि उसके पार्टनर्स की। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर्स हो गए। अगर मैं फिर से रिपीट करूं क्या क्या चैप्टर्स थे, तो चैप्टर 1 था पहला क्या? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। दूसरा हो गया हमारा गुडविल का नेचर एंड वैल्यूएशन। तीसरा हो गया चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। चौथा हो गया हमारा क्या? एडमिशन ऑफ द पार्टनर। पांचवा हो गया रिटायरमेंट। छठवां डेथ एंड 7th डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। 7 चैप्टर्स हैं वॉल्यूम 1 में। ये चैप्टर्स को हम धीरे 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 कवर अप करेंगे। याद रखना, आप कॉमर्स के बच्चे हैं और अकाउंट्स छूटा तो जग छूटा। अकाउंट्स छूटना नहीं चाहिए। हर दिन आपको अकाउंट्स प्रैक्टिस में सॉल्व करना ही पड़ेगा। यदि आप सॉल्व करने से पीछे हट जाते हैं, मैं हर दिन नया नया टॉपिक आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा और हम आपको डेली मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लिंक में प्रोवाइड करते रहूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप उन लिंक्स में जा करके उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को इन प्रैक्टिस करते रहिए और मेरे साथ चलते रहिए। आज से हम कोर्स शुरू कर रहे हैं। हम टारगेट बना लेते हैं कि हम अपना सिलेबस को सितंबर के महीने में सॉल्व करके कंप्लीट कर लेंगे। अकाउंट्स का तीनों ही वॉल्यूम को सितंबर और अक्टूबर बिफोर दिवाली हम ये कंप्लीट कर लेंगे। देन हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करना उसके बाद शुरू करेंगे। तो ऐसे ही डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहूंगा। हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको चैप्टर नंबर 2 दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल, जिसमें मैं आपको एक थ्योरी के बारे में बताऊंगा, कुछ इंडियन प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं वो बताऊंगा, और अगर पार्टनरशिप डीड है तो क्या होता है, अब्सेंस है तो क्या होता है, और वहां पे एक अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज जो पिछले साल 11th में आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट में, उनसे रिलेटेड बात करूंगा, और क्या अंतर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसके बारे में बात करूंगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट,
मतलब मैं आपको यहाँ हिंट दे रहा हूँ, एक बार आप इसको घर में पढ़ना, देन मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। बेसिक से बताऊँगा, बड़े आराम से बताऊँगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे में रहेगा, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या इवन कॉल कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव वीडियोस लाते रहूं। थैंक यू।